हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए पूर्ति वक्र में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। पूर्ति वक्र में परिवर्तन दो कारणों से होता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन के दो कारण होते हैं। पहला कारण कीमत यदि परिवर्तित हो जाए वस्तु की, और दूसरा कारण कोई भी हो सकता है, जिसमें हम प्रौद्योगिकी को ले सकते हैं, उत्पादन के साधनों की कीमतें ले सकते हैं, सरकारी नीति को ले सकते हैं, नए उत्पादकों के संख्या बढ़ना हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। हम उस चीज में नहीं पढ़ेंगे। हमने दो कारणों में पूर्ति वक्र में परिवर्तन का अध्ययन करना है। पहला कीमत में परिवर्तन के कारण और दूसरा अन्य कारणों से। जब भी कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र चेंज होता है तो पूर्ति वक्र में जो शिफ्टिंग होती है वो एक ही वक्र जो आपका होता है पूर्ति का, उसी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर शिफ्टिंग की जाती है। ए से बी की ओर या बी से ए की ओर शिफ्टिंग होती है। इसे हम कीमत में परिवर्तन के अंतर्गत जो दो स्थितियां दिखाई देती हैं उसे संकुचन और विस्तार की स्थितियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जब भी हमारे किसी अन्य कारण से पूर्ति वक्र परिवर्तित होता है तो उसमें हमारा नया पूर्ति वक्र बन जाता है। शिफ्टिंग हो जाती है दाईं ओर या बाईं ओर। नया पूर्ति वक्र से मतलब है कि ये सप्लाई कर्व है तो इसके बाईं ओर, ये बाईं ओर पक्ष होता है और यह दाईं ओर, इस तरह से शिफ्टिंग हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? अन्य कारणों से वृद्धि हो गई या अन्य कारणों की वजह से कमी हो गई। अब बच्चों एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। परिवर्तन में यदि हमारे द्वारा कीमत में परिवर्तन के आधार पर पूर्ति वक्र में परिवर्तन का अध्ययन किया जा रहा है तो अन्य कारणों को स्थिर रखा जाएगा। मतलब जब भी हम पूर्ति के संकुचन और विस्तार की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो केवल कीमत के परिवर्तन को ही चेंज करेंगे। बाकी सारे कारक जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो सब स्थिर होने चाहिए। और जब हमारे द्वारा अन्य कारणों से पूर्ति वक्र में वृद्धि और कमी का अध्ययन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हमारे द्वारा कीमत को स्थिर रखा जाएगा। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले कीमत में परिवर्तन के माध्यम से। जब भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा भी वृद्धि या कमी की स्थिति दिखाई देती है, उसका भी विस्तार या कमी हो जाती है। देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ बच्चों, ये आपका चित्र है। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पर आपके बुक में भी दिया हुआ है सारा मैटर, वहाँ से आप अपनी थ्योरी को ले लेना। पेज नंबर 38 पर आपके चित्र भी बने हुए हैं और मैटर भी लिखा हुआ है, वहाँ से अपने नोट्स बना लेना और समझा मैं आपको रही हूँ। पहले चित्र के अंतर्गत में आपके OX अक्ष के अंतर्गत मात्रा या पूर्ति को ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? मात्रा या पूर्ति को OX अक्ष पर ले रही हूँ। OY अक्ष पर आपके कीमत को ले रही हूँ। कीमत आपके 20 रुपए, तो आपके उत्पादक द्वारा कितनी पूर्ति की जा रही है? कितनी पूर्ति की जा रही है? 40 इकाइयों की या 400 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। अब कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई। कीमत में कमी होने की वजह से 10 रुपए कीमत रह गई तो उत्पादक के द्वारा 200 इकाइयों की ही पूर्ति की गई है। ये दोनों बिंदु, इसे मैंने A नाम दे दिया, इसे मैंने B नाम दे दिया। यह आपका सप्लाई कर्व है। यहाँ पर A बिंदु से B बिंदु की ओर जो गमन हुआ है, मात्रा में डेल्टा Q में जो कमी आई है, ये क्या कहलाएगा? संकुचन, पूर्ति का संकुचन। वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की बाजार में दी जाने वाली पूर्ति कम हो जाती है, इसे ही पूर्ति का संकुचन कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ति का संकुचन कहते हैं। इसमें क्या हो गया? मात्रा में कमी हो जाती है, कीमत में कमी हो जाती है। एक बिंदु से उत्पादक बी बिंदु पर आ जाता है, इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। अब आपको पूर्ति के विस्तार का अध्ययन बताती हूँ मैं। कोई OX अक्ष, OY अक्ष, यहाँ पर पूर्ति या मात्रा को ले लिया आपने, यहाँ पर आपके द्वारा कीमत को ले लिया गया है। कीमत 10 रुपये, कितनी है? 10 रुपये। पूर्ति आपकी कितनी है? 200 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए बिंदु। अब कीमत में वृद्धि हो गई। कीमत कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। 20 रुपये पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ गई। कितनी इकाई बढ़ गई? 400 इकाइयों की पूर्ति कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? बी बिंदु। दोनों बिंदुओं को मिलाकर सप्लाई का निर्माण कर लिया। ये जो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गमन हुआ है, जिसमें डेल्टा क्यू 200 से 400 के बीच का 200 इकाइयाँ बढ़ गया है कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, इसे क्या बोलते हैं? विस्तार, जिसका पूर्ति का विस्तार कहलाता है। आ गया समझ में? वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है, जिसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। और वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है, इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। अब मेरे द्वारा वृद्धि और कमी की स्थिति को आपको समझाया जाएगा। कोई भी कारक, चाहे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, चाहे उत्पादन के लागतों में कमी आ गई साधनों की, चाहे आपके नए उत्पादकों की संख्या बढ़ गई, किसी भी कारण से आपके पूर्ति में कमी या वृद्धि की स्थिति दिखाई दे, जिसमें आपके कीमत स्थिर हो, तो इसे हम पूर्ति का खिसकाव या शिफ्टिंग कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस शिफ्टिंग के अंतर्गत पूर्ति वक्र ही चेंज हो जाता है। सबसे पहले मेरे द्वारा OX अक्ष, जिसमें पूर्ति को लिया गया है, यहाँ कीमत मेरे द्वारा स्थिर कर दी गई है 15 रुपये। क्या कीमत? 15 रुपये स्थिर कर दी गई है। ये प्रारंभिक सप्लाई कर रहा है, जिस पर उत्पादक के द्वारा 300 इकाइयों की सप्लाई की जा रही थी। यदि किसी भी कारण से उत्पादक की पूर्ति घट जाए, चाहे पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे साधनों की कीमतें बढ़ गई, कोई भी कारण, सरकार के टैक्स बढ़ गए, परिवहन लागत बढ़ गई, किसी भी कारण से कीमत में, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो और सप्लाई उत्पादक के द्वारा जो की जा रही है वो घट जाए, बाईं ओर शिफ्ट हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हमारे द्वारा क्या कहा जाएगा? कमी। पूर्ति में कमी कहा जाएगा। पूर्ति में कमी कहा जाएगा, जिसमें बाईं ओर शिफ्टिंग हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे है, किसी भी कारण से, ये हमारी कीमत है, यहाँ हमारे OY अक्ष पर कीमत को लिया गया है, OX अक्ष पर वही पूर्ति को लिया गया है। ये कीमत मैंने आपके वही 15 रुपये ले लेते हैं, अपने पूर्ति को लिया गया है। ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र आपको अच्छे से पता है, परिवर्तन हमेशा प्रारंभ के आधार पर होता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक पूर्ति वक्र मेरे द्वारा बनाया गया है। यदि किसी भी कारण से पूर्ति बढ़ जाए, दाईं ओर शिफ्ट हो जाए, S1 हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपके क्या हो जाएगा? इसे हम पूर्ति की वृद्धि कहेंगे। पूर्ति की वृद्धि का नाम दिया जाएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आए, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। या मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल उत्पादन से संबंधित, उत्पादक व्यवहार से संबंधित आगे के कॉन्सेप्टों का अध्ययन किया जाएगा, लेसन 6 का। सारे चैप्टर के नोट्स आपको अच्छे से बनाने, कॉपी में
आपके और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। थैंक यू।